हेलो नमस्कार साथियों, मैं एचपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब फैक्ट्री पर। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि कल के जो सेशन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम लोग सेशन को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। यानी जो कल के चैप्टर में हम लोग वादा किए थे पढ़ने को, वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। यानी कल जो हम लोग वादा ये किए थे कि पार्लियामेंट को पूरा कंप्लीट करेंगे, बट वो कंप्लीट नहीं हो पाया था टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, पूरा उसको कंप्लीट करेंगे। यानी पार्लियामेंट से संबंधित जो जो पॉइंट बुक में लिखा गया है, सभी पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम इस सेशन को देख रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग के लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस चैनल पर हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, जिस सीरीज के माध्यम से हम लोग खान सर की जो पॉकेट जी के बुक है, इसको लाइन बाय लाइन रिवीजन कर रहे हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि खान सर के पॉकेट जी के बुक का जो सेकंड एडिशन का बुक है, इसको लाइन बाय लाइन रिवीजन करना है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज से पीछे में जितना भी सेशन हुआ है, वो आप लोग को प्ले लिस्ट के माध्यम से मिल जाएगा, तो उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि जो हम लोग पीछे के सेशन में कर चुके हैं, उसको हम लोग नहीं देखने वाले हैं। जो लोग हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके बाद का जो सेशन बच चुका है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। जो उसके बाद का पॉइंट देखना है, उसको ही हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो जो प्रीवियस में क्लास हो चुका है, उसको आप लोग को प्ले लिस्ट के माध्यम से कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को जानकारी होगा हम लोग को क्या पढ़ना है। तो हम लोग को जो है पार्लियामेंट से संबंधित यानी संसद के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो संसद से रिलेटेड जो जो पॉइंट लिखा गया है इस बुक में, सभी पॉइंट को हम लोग लाइन बाय लाइन रिवीजन करेंगे। तो आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को फुल स्क्रीन में करिए, और जो जो मैं पॉइंट बतलाऊंगा, जितना पॉइंट बतलाऊंगा, उन सभी को आप लोग को लाइन बाय लाइन रिवीजन करते चलना है, और अपने मन में उसको गुनगुनाते चलना है, यानी बोलते चलना है हमारे साथ। तो चलिए इस वीडियो को सभी लोग फुल स्क्रीन में करिए और ध्यानपूर्वक शांति से इस सेशन को अटेम्प्ट करिए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग 5 नित वह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य भी है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, लिखा गया है राज्यसभा के सदन के नेता को एक जो है उपनेता मनोनीत करने का भी अधिकार है। अमेरिका में इस पद को बहुमत के नेता के रूप में जाना जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है विपक्ष का नेता लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, जो विपक्ष के नेता होते हैं उसको लोकसभा में देखने को मिलता है और राज्यसभा में भी देखने को मिलता है। तो विपक्ष के नेता जो है ये दोनों सदन में यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट है विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी जो सदन के कुल सदस्यों के 10वें हिस्से के बराबर या अधिक हो तो वो जो है विपक्ष के नेता माना जाता है, यानी कहलाता है। यानी टोटल सदस्य के एक 10वां भाग यानी 1/10 भाग से गुणा करेंगे, तो जो सदस्य निकल कर आएगा, यदि उतना उनके पास होता है यानी उस पार्टी के पास उतना सदस्य हैं, तो वो विपक्ष में बैठने लायक है। अदरवाइज उससे भी कम सीट आता है तो विपक्ष का नेता नहीं माना जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला पॉइंट है इसका मुख्य कार्य सरकार के कार्यों की उचित आलोचना व वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना होता है। 1965 में पहली बार विपक्ष के नेता को मान्यता मिली व 1977 में संसद ने विपक्ष के नेता के वेतन व भत्ता अधिनियम पारित किया। तो ये पॉइंट याद रखना है। अगला पॉइंट देखिएगा, नोट में डाला गया है, बताया गया है वर्तमान में राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता जेपी नड्डा को बनाया गया है, वो विपक्ष के नेता
जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया है। तो ये पॉइंट याद रखना है। यहाँ पर राज्यसभा का बात चल रहा है, यानी हाई सदन का, उच्च सदन का बात चल रहा है यहाँ पर। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। तो वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष में नेता कौन है, तो आप लोग कहिएगा मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ये किस पार्टी से है, तो आप लोग कहिएगा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ। तो राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ हम देखिएगा तो संविधान का अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा अपने उपस्थित व मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ज़्यादा सूची के किसी विषय को संघ सूची का विषय घोषित कर सकती है, जिस पर संसद कानून बना सकती है। अगला पॉइंट 2 नंबर में देखिएगा लिखा गया अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा अपने उपस्थिति व मतदान देने वाले सदस्यों के लिए 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। अगले पॉइंट में देखिएगा लिखा गया मूल संविधान में 2 अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस और आईपीएस थी। 1966 में एक नई अखिल भारतीय सेवा आईएफएस का गठन किया गया। अंत वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। वो कौन कौन से है, तो पहला आईएएस, दूसरा आईपीएस और तीसरा आईएफएस। अब हम लोग बात कर लेते हैं लोकसभा के बारे में। तो यहाँ पर लोकसभा यानी निम्न सदन के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग भंग कर सकते हैं, यानी जिसको भंग किया जा सकता है, हम लोग भंग नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रपति भंग करते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर, आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग निम्न सदन का बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को होता है, और परंतु यहाँ पर प्रथम बैठक देखिएगा तो 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी। तो लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो 17 अप्रैल को, और प्रथम बैठक कब हुआ था लोकसभा का, तो आप लोग कहिएगा 13 मई को हुआ था। लोकसभा को प्रारंभ में जनता का सदन के नाम से जानते थे, परंतु 14 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जनता के सदन से नाम बदलकर लोकसभा कर दिया। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है लोकसभा देश की केंद्रीय व्यवस्थापिक यानी संसद का अभिन्न अंग है। लोकसभा को जनता का सदन यानी हाउस ऑफ पीपल्स, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, चर्चित सदन और अस्थायी सदन भी कहते हैं। तो इतना नाम याद रखिएगा, जिसमें से महत्वपूर्ण जो है निम्न सदन और अस्थायी सदन इसको कहा जाता है। और आप लोग नाम याद रखिए लीजिएगा, लोकप्रिय सदन और चर्चित सदन आप लोग याद रखिएगा। यह जनता का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा के सदस्यों को संसद या जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, यानी एमपी कहते हैं। तो लोकसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगला पॉइंट है लोकसभा की अधिकतम सीटें 550 हो सकती है, जो 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। 2026 तक यथावत रहेगी, यानी 2026 तक इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 550 का 550 ही मैक्सिमम रह सकता है, उसमें कोई चेंजिंग 2026 तक देखने को नहीं मिलेगा। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 ही है, जिसमें 524 सदस्य राज्यों से निर्वाचित हैं और 19 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। वर्ष 2020 में 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एंग्लो इंडियन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। तो आप सभी लोग जानते हैं जो लोकसभा में पहले 2 सदस्यों को क्या किया जाता था, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था, वो कौन होते थे, तो वो एंग्लो इंडियन होते थे। तो एंग्लो इंडियन का जो 2 रिजर्व सीट था उसको अब समाप्त कर दिया गया है, किसके तहत, तो 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत। ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अब आइए हम लोग आगे पॉइंट को कवर करते हैं। तो अगला पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है लोकसभा में बहस हिंदी व अंग्रेजी दोनों में कर सकते हैं, लेकिन एलएस यानी लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अनुमति से अन्य भाषा भी कर सकते हैं। यानी जो मेन जो भाषा है, आप लोग जो बहस वाला भाषा है लोकसभा में, वो हिंदी और इंग्लिश है। बट लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुमति लेकर आप लोग अपने लोकल लैंग्वेज में भी बात कर सकते हैं। यहाँ पर ये बात बतलाया गया है। सदस्यों की योग्यता है, यानी आप लोग लोकसभा का यदि सदस्य बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आप लोग भारत का नागरिक होना चाहिए अनुच्छेद 84 के तहत, और यहाँ पर देखिएगा 25 वर्ष की जो है आयु पूर्ण हो चुका होगा, तभी जो है आप लोग क्या बन सकते हैं, तो एमपी बन सकते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आप लोग मेंबर कब बन सकते हैं, जब आपका उम्र 25 वर्ष तक जो है पूरा हो चुका है।
भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर कार्यरत न हो, यानी किसी भी सरकारी जॉब में आप लोग जो है न हो, तभी जो है आप लोग इसका चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में है दाखिला किया जा सकता है, वो जो है यहाँ पर चुनाव लड़ सकता है और मानसिक रूप से विकृत न हो। तो यहाँ पर यह भी बतलाया गया है, यदि मानसिक रूप से आप लोग क्या है, यदि उत्पीड़न है यानी मानसिक रूप से आप लोग बीमार है, तब पर भी आप लोग यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यानी यहाँ पर जो है मानसिक रूप से एकदम जो है तगड़ा आदमी को ही यहाँ पर चुना जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो इतना शर्त रखा जाता है यदि आप लोगों को पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना होगा तो। उसके बाद यहाँ पर नोट में देखिएगा, लिखा गया है लोकसभा चुनाव 2024 में सांसद प्रत्याशी द्वारा चुनाव में खर्च की सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख रुपए की गई है। अगला पॉइंट देखिएगा, लिखा गया है सदस्यों का चुनाव लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल निर्वाचन क्षेत्र में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा होता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य एक समान होता है। चुनाव में 18 वर्ष से अधिक आयु के पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। यहाँ पर देखिएगा, नोट में कर लिखा गया है, आप लोग याद रखिएगा। 1989 से पूर्व मतदान की आयु 21 वर्ष थी, परंतु 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये क्वेश्चन एग्जामिनर बार बार आप लोग को एग्जाम में सेट करता है, पूछता है कि बतलाइए वोट डालने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था, तो आप लोग बताइएगा 1989 ईस्वी में। किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था, तो आप लोग कहिएगा 61वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। अगला पॉइंट है प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 में जो हुआ था। चुनाव में वह व्यक्ति जीतता है जिसको सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं। इस चुनाव प्रणाली को फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम या पहले जो है खंबा छूने की पद्धति कहते हैं। यूनाइटेड किंगडम फर्स्ट फास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली का अनुसरण करता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को और समझते हैं। यहाँ पर लिखा गया है लोकसभा का गठन। तो आप सभी लोग जानते हैं लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 3 आर्टिकल में आप लोग को एक साथ याद किया करवाया था। आर्टिकल 79, 80 और 81। आर्टिकल 79 पार्लियामेंट, आर्टिकल जो है क्या हो जाएगा, आर्टिकल 80 क्या कहता है, तो आर्टिकल 80 में हाई जो है उच्च सदन यानी राज्यसभा का बात कर रहा है, और आर्टिकल 81 में लोकसभा का बात कर रहा है। तो संसद, राज्यसभा और लोकसभा 79, 80, 81। वो 81 के क्रम में देखिएगा, इसके अनुसार सभी राज्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 530 से अधिक नहीं हो सकती है, यह बतलाया गया है। अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति की राय में यदि एंग्लो इंडियन समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो तो राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है, परंतु इसको निरस्त कर दिया गया है। आप सभी लोग जानते हैं किसके तहत, तो 104वां संविधान संशोधन 2019 या 20 आप लोग कह सकते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। 2019 पारित करके 25 जनवरी 2020 से यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया था। यानी बिल जो लाया गया था ये कब लाया गया था, तो 2019 में, और इसको पारित कब किया गया था, तो यानी कब समाप्त कर दिया गया था, तो आप लोग कहिएगा 2020 में। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कब, तो 104वां संविधान संशोधन के तहत। यहाँ पर अगला पॉइंट है सबसे अधिक लोकसभा सदस्यों वाले राज्य उत्तर प्रदेश, जिसमें लोकसभा का 80 सीट है। इसके पश्चात महाराष्ट्र में 48 सीट है, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40 लोकसभा की सीट है, तमिलनाडु में 39। उसके बाद देखिए केंद्र शासित प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में 7 है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में 5 को है, और लद्दाख में 1 है, पुदुचेरी में 1 है, दादर नागर एवं दमन व दीप में जो है 2 है, और जो है अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में जो है प्रत्येक की एक लोकसभा सीट है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीट जो है 19 है। तो आप लोगों से पूछ लेगा टोटल यूटी में कितने लोकसभा का सीट है, तो आप लोग कहिएगा 19 है टोटल। अब आइए हम लोग अगला पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया मूल संविधान में लोकसभा की अधिकतम सीटें कितने हैं, तो आप लोग कहिएगा 500 निर्धारित की गई है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या 525 की गई। 31वें संविधान संशोधन 1972 के द्वारा 545 की गई, और गोवा दमन व दीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा यह सदस्य संख्या जो है 552 हो गई। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू की
5 सीटें व लद्दाख की 1 सीटें हैं, इसीलिए लद्दाख जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सामूहिक जो सीटें हो जाएगी, ये दोनों को मिलाकर मर्ज करके ये 6 लोकसभा सीटें हो जाएगी। अब आइए हम लोग बात कर रहे थे आरक्षण से संबंधित। तो संविधान का अनुच्छेद 330 के द्वारा अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीट आरक्षण है और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें जो है यहाँ पर आरक्षित है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 10 वर्ष बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बार बार एग्जामिनर पूछेगा कि बताइए SC/ST का आरक्षण जो है 2030 तक जो है कब तक बढ़ाकर कर दिया गया है। 2030 तक नहीं पूछेगा कि SC/ST का आरक्षण जो है कब तक जो है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं किया जाएगा, तो 2030 तक नहीं चेंजिंग किया जाएगा, यानी जितना आरक्षण है उतना उसको मिलेगा SC/ST कैंडिडेट को। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। यदि आरक्षण को समाप्त करने के विषय पर कुछ सोचा जाएगा तो 2030 के बाद ही सोचा जाएगा। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है सीटों के आरक्षण का आधार। तो राज्यवार लोकसभा सीटों का आरक्षण जनसंख्या के आधार पर किया गया है। वर्तमान सीटों का आरक्षण 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार यह निर्धारण 2026 तक यथावत रहेगा, यानी 2026 तक कुछ इसमें चेंजिंग आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। कहाँ पर? तो लोकसभा सीटों में। 37वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जा सकता है। अगला पॉइंट है संसद को यह प्राधिकार प्राप्त है कि वह सीटों के आवंटन की रीति का निर्धारण परिसीमन के द्वारा करे। इसी के तहत संसद द्वारा 1952, 1962, 1972 व 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद मार्च 2020 में न्यायमूर्ति रजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर हेतु परिसीमन आयोग गठित किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटें 107 से बढ़ाकर 114 की जाएगी। ये सभी पॉइंट को आप लोग को क्या करना है, एक बार याद कर लेना है। अगला पॉइंट देखिएगा लिखा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है। इसके बाद बाड़मेर कच्छ व अरुणाचल पूर्व व पश्चिमी आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र जो है ये कौन सा आ जाएगा? तो चांदनी चौक दिल्ली का आ जाएगा। ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला पॉइंट है यहाँ पर गणपूर्ति या कोरम। अनुच्छेद 100 के सी देखिएगा, सदन में किसी बैठक शुरू करने के लिए निश्चित सदस्यों की संख्या को गणपूर्ति कहते हैं। लोकसभा या राज्यसभा को बैठकों के लिए गणपूर्ति 1/10 सदस्य होनी चाहिए, अर्थात लोकसभा के 55 सदस्य और राज्यसभा के 25 सदस्य उपस्थित होना आवश्यक है। अनुच्छेद 100 के डी में देखिएगा, इसके अनुसार कोरम पूरा न होने पर सदन का अध्यक्ष या सभापति जब तक गणपूर्ति न हो जाए सदन को स्थगित या अधिवेशन को निलंबित कर सकता है। तो इतना पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अब आइए अगला पॉइंट देखिएगा, लिखा गया है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा की कार्यवाहियों के संचालन के लिए लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 93 से 97 के अंतर्गत किया गया है। जब कभी अध्यक्ष अपने पद पर नहीं होते हैं तो उनकी सभी कार्य उपाध्यक्ष द्वारा किए जाते हैं। संविधान का अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन करती है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चयन मतदान पद्धति से होता है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, लिखा गया है लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। अनुच्छेद 95 के अनुसार जब कभी अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 94 के अनुसार जब अध्यक्ष व उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य नहीं रहते हैं तो उनका पद रिक्त हो जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। मान लीजिए दोनों कंडीशन, यानी उस समय अध्यक्ष भी ना रहे और जो उपाध्यक्ष चुना जाता है वो भी ना रहे, तो उस समय क्या हो जाएगा, उस समय उस सीट को रिक्त कर दिया जाएगा। किसी
अन्य व्यक्ति को उस सीट पर नहीं बैठाया जाएगा। तो इतना पॉइंट आप लोग को याद रखना है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला करता है। शपथ से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। दोनों ही साधारण सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। वे अलग से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेते हैं, अर्थात वे अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। इतना पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है वेतन भत्ता से संबंधित। तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संसद द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार वेतन व भत्ते दिए जाते हैं। वर्तमान में अध्यक्ष को भारत की संचित निधि से 4 लाख रुपया मासिक वेतन दिया जाता है। पद पर रहते हुए उनके वेतन व भत्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती है। तो ये पॉइंट आप लोग को हर हाल में याद रखना है। तो यहाँ पर आप लोग पढ़िएगा, त्यागपत्र से आगे आप लोग पढ़िएगा। थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर गला फ्रेश कर रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा पढ़िए, उसके बाद मैं आप लोग को कंटिन्यू कराऊंगा। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा त्यागपत्र। तो त्यागपत्र आप लोग किस अनुच्छेद के तहत कोई भी देख सकता है, तो आप लोग कहिएगा अनुच्छेद 94 के ख। तो त्यागपत्र का जिक्र कहाँ देखने को मिलता है, तो आर्टिकल जो है 94 के ख तक आप लोग 94 के बी में देखने को मिलता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, यानी अपने में ये आदान प्रदान कर लेते हैं। जब कभी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों ही पद पर नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और लोकसभा की कार्यवाहियों का संचालन करता है। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प लोकसभा में विचाराधीन हो, तब लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है। इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इसको कैसे हटाया जाता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाया भी जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित करके पद से हटाया जा सकता है, परंतु इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लोकसभा में जो है अभी तक पेश हो सकेगा यदि ऐसा प्रस्ताव पेश करने के 14 दिन पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को लिखित सूचना दी जाए तब हो सकता है। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है लोकसभा अध्यक्ष के पद की रिक्ति। तो लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल नई लोकसभा के गठन की प्रथम तिथि तक होता है, अर्थात 5 वर्ष, परंतु निम्नलिखित मामलों में उसका कार्यकाल पहले भी रिक्त हो सकता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। वो कौन कौन सा जो है यहाँ पर मामला है, तो जिसके तहत उसका सीट जो है पहले भी खाली हो सकता है 5 वर्ष के पहले। यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता है तब, यदि वह उपाध्यक्ष को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग दे तब नहीं रह सकता है। यदि अनुच्छेद 94 के सी के तहत लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटा दिया गया हो, तब जो है वो नहीं रह सकता है। तो ये इस कंडीशन में उनका पद जो है रिक्त हो सकता है कार्यकाल के पूर्व भी। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है यहाँ पर देखिएगा प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष आप लोगों से पूछेगा तो आप लोग कहिएगा जीवी मावलंकर। तो जीवी मावलंकर आप लोग याद रखिएगा। फुल नाम आप लोग को याद रखना है गणेश वासुदेव मावलंकर। इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है, जल्दी से इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सभी लोग छाप दीजिए। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है वर्तमान में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, जो कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र यानी भाजपा सांसद हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ये कहाँ से चुनाव जीत कर रहे हैं, तो आप लोग क्या बतलाइएगा, ये कोटा बूंदी संसदीय इसका क्षेत्र है। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। यह भी पॉइंट याद रखिएगा। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। तो यह भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला पॉइंट है लोकसभा अध्यक्ष के कार्य व शक्तियाँ। यहाँ पर देखिएगा तो विधेयक के धन विधेयक का निर्धारण करना, संयुक्त बैठक का जो है अध्यक्षता करना, निर्णायक दल बदल निर्णयता निर्णय लेना, संसदीय समिति अध्यक्ष नियुक्ति करना। इस सभी पॉइंट को आप लोग को याद रखना है।
आइए हम लोग आगे के पॉइंट को यहाँ पर क्या करते हैं, देखते हैं। भी हम लोग को ढेर पढ़ना है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थाई जो है अध्यक्ष चुने जाते हैं। चुनाव के पश्चात नई लोकसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक अस्थाई जो है क्या चुने जाते हैं, यानी प्रोटेम स्पीकर चुने जाते हैं। इनका नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो आप लोग कहिएगा ये कब चुना जाता है, तो आप लोग समझिए, जब चुनाव का स्थिति आ जाता है, यानी जब भारत में चुनाव हो रहा होता है, तो उस समय को जो है कौन स्पीकर बनने होते हैं, तो वहाँ पर अस्थाई अध्यक्ष चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। यानी वहाँ पर किसी भी दल का जो है सरकार नहीं रहता है, तो अब जो है स्पीकर जो है अस्थायी रूप से राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। प्रायः लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होता है। प्रोटेम स्पीकर को अस्थायी अध्यक्ष के समान ही शक्तियां प्राप्त होती है। उसका मुख्य कार्य लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाना और सदन के अस्थायी अध्यक्ष के चयन में मदद करना होता है। संसद में सदस्यों की अयोग्यता का आधार निम्न है। तो यहाँ पर देखिएगा, नेता द्वारा दल बदल करने पर जो है यहाँ पर हो सकता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा बहुत पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, उसके बाद हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। नेता को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत आपराधिक या अन्य मामलों में सजा मिली हुई हो, या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 के 1 के तहत पागल नागरिक न हो, लाभ के पद धारण करे तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो ये पॉइंट आप लोग को हर हाल में याद रखना है। यहाँ पर नोट में देखिएगा लिखा गया है, दूसरे आधार पर वायनाड यानी जो वायनाड केरल में है के संसद की सदस्यता समाप्त की गई, क्योंकि 2 वर्ष की सजा मिली थी। ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर देखिएगा लोकसभा के अध्यक्ष कौन कौन से व्यक्ति बने थे और कब कब जो है इनका कार्यकाल था, और किस पार्टी से बने थे, और इनका विशेष विवरण क्या था। यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, पहली बार हटाने का प्रस्ताव जो है लाया गया था किसको, तो ये जीबी मालवंकर को। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर देखिएगा भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे, वो कौन से लोकसभा अध्यक्ष थे जो भारत के राष्ट्रपति बने थे, तो आप लोग बतलाइएगा एन संजीव रेड्डी। उसके बाद हम लोग जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसी को देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऐसे व्यक्ति जो बाद में राष्ट्रपति बने। वैसे व्यक्ति जो बाद में जो है राष्ट्रपति बने थे, तो वो कौन से लोकसभा अध्यक्ष हो जाएंगे, तो आप लोग कहिएगा एन संजीव रेड्डी। उसके बाद सर्वाधिक लंबा कार्यकाल वाला जो है लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग कहिएगा वो थे बलराम जाखड़। बलराम जाखड़ का कार्यकाल लोकसभा सीट पर बहुत दिनों तक था, सबसे ज़्यादा था। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल वाला ये हम लोग देख चुके हैं। प्रथम जनजातीय उप जो है अध्यक्ष कौन बने थे लोकसभा के, तो आप लोग बताइएगा पी ए संगमा। तो पी ए संगमा पद पर रहते हुए मृत्यु किसका हुआ लोकसभा के पद पर रहते हुए, तो आप लोग बताइएगा GMC बाल योगी। तो इतना पॉइंट आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष पूछेगा, तो आप लोग बताइएगा मीरा कुमार। सॉरी प्रथम, हाँ मीरा कुमार हो जाएगा, सही है मीरा कुमार। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बलराम जाखड़ के बाद लगातार 2 बार स्पीकर बनने वाले व्यक्ति कौन थे, तो पहला तो हो जाएगा बलराम जाखड़, और दूसरा जो हो जाएगा इनका नाम क्या है, तो आप लोग ये कहिएगा ओम बिरला। तो इतना पॉइंट आप लोग को याद रखना है। ओम बिरला जो है वर्तमान में भी लोकसभा के अध्यक्ष बने हुए हैं, तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला वर्तमान में। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है लोकसभा के सभापतियों की तालिका, यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज का भी सेशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। आगे के सेशन में हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको कंप्लीट किया जाए। तो आज का सेशन कहाँ तक स्टॉप हो रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझ चुके हैं। आगे का सेशन जो है हम लोग आगे के पॉइंट हम लोग कल के सेशन में देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसका कंप्लीट PDF आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।
यदि आप लोग को थोड़ा बहुत भी इस सेशन से रिलेटेड आप लोग को मन में डाउट रह जाता है तो आप लोग इस वीडियो को कमेंट बॉक्स के जरूर माध्यम से जरूर पूछेगा, मैं उसका रिप्लाई भी जरूर दूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आगे के सेशन में।